Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to continue the discussion on fundamental rights which we have started, and this is Polity series, Indian Polity. This is a famous book by Lakshmikant. So if you are preparing for UPSC examination या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, so this become very important because these classes are exclusively made for UPSC and civil services. तो आप बहुत सारा benefit ले सकते हैं, and at the last you will get the PDF also, the complete PDF for this series. When I complete this series you will get the PDF also. So इस PDF से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पढ़ तो बड़े आसानी से आप सकते हो, बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. बट अगर आपको रिवीजन करना हो, अगर इतनी मोटी किताब दे दी जाए आपको, तो रिवीजन आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव मेड योर ओन नोट्स, या फिर आपके पास नोट्स हैं, कहीं से आपने वीडियोस देखी हैं, एंड दैट द सेम थिंग यू आर गोइंग टू रिवाइज. तो इसके लिए क्लासेस भी अच्छी होनी चाहिए. तो इस पर्सपेक्टिव से मैं सोच के क्लासेस बनाता हूँ कि आपको नोट्स अच्छा मिले और क्लासेस अच्छी हो, ताकि ये ऐसा नहीं कि मतलब इससे फ़ायदा ना हो. इससे मैं चाहता हूँ कि 100% आपको बेनिफिट मिले. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द इनिशिएशन आई हैव स्टार्टेड. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें. So as usual we will learn point wise. The first point here is the armed forces and fundamental rights. तो जो हमारी armed forces होती हैं, armed forces कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड कुछ एनालोगस फोर्सेस होती हैं. ये सब आर्म फोर्सेस होती हैं. इनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो जो बाकी सिटीजन्स हैं वैसे नहीं होते हैं. डिस्पाइट हैविंग मतलब इस पोस्ट पे इतना अच्छा काम करके, देश की सेवा करके, देयर सम हाउ देयर राइट्स आर एब्रोगेटेड. उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. एब्रोगेट कई बार ख़त्म भी कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है भाई, ऐसा क्यों होता है? सब बोलते हैं कि फौजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वाई दिस हैपन्स? दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज इट इज़ इसेंशियल. बिकॉज मान लीजिए आप आर्मी में हैं एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ बॉर्डर, इंडिया इज़ एट अ वार. मान लीजिए किसी भी कंट्री के साथ, लेट इट बी चाइना, पाकिस्तान, एनी कंट्री, वार पे है इंडिया, एंड वहाँ पे कोई बंदा बोले कि देयर इज़ ए राइट, मेरा राइट है कि मैं कुछ भी बोलूँ, स्पीच मैं दूँ. तो वहाँ पे वो राइट उसका नहीं, वो बोले कि मुझे मूवमेंट का अधिकार है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ. So certain rights are basically not allowed and this is not suitable also. वार की कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपको राइट सारे आपको मिलेंगे. इवन आप अपने एक्सप्रेशन को भी बड़े अधिकारियों या फिर किसी को सुपरसीड नहीं कर सकते हैं. देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन अपॉन यू. आप 10 लोग धरना नहीं दे सकते हैं एयरफोर्स में, नेवी में, क्योंकि रिवेलियन आपको करार दे दिया जाएगा. तो आर्म फोर्सेस के जो राइट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड राइट्स होते हैं. यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है एंड किया जाता है जानबूझ के, एंड आई सपोर्ट दिस इज़ नेसेसरी. बिकॉज अब इतनी बड़ी फ़ौज को 13-14 लाख आर्मी की फ़ौज है, नेवी की लगभग 60,000 के आसपास है, फोर्स अराउंड 1 लाख के आसपास है. इन फोर्सेस को अगर एक पर्टिकुलर काम कराना है, सो देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शंस अपॉन देम, एंड दिस इज़ जस्टिफाइड बिकॉज इट इज़ इन द फेवर ऑफ नेशन के फेवर में ये सारी चीज़ें होती हैं. एनीवे विल डिस्कस दिस. तो आर्टिकल 33 है ये, आर्टिकल 33 है ये, जो कि बताता है, इम्पावर करता है पार्लियामेंट को, ये पावर देता है कि वो रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट, यानी कि रिस्ट्रिक्ट या ख़त्म कर सकते हैं आर्म फोर्सेस के कुछ राइट्स होते हैं. तो आर्म फोर्सेस में मैंने बताया था कि आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तो आता ही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, देन इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सेट्रा एंड सम एनालोगस फोर्सेस. ये सारे फोर्सेस आर्म फोर्सेस में आते हैं. तो इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी. ठीक है, एंड डिसिप्लिन ऑल्सो, दे हैव टू बी इन डिसिप्लिन, वरना कौन किसकी सुनेगा. एंड आर्मी में, फोर्स में, नेवी में, किसी भी सेना में जहाँ पे बेल्ट लगा होता है, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सीनियर्स, योर सुपीरियर्स. तो ये सारी बातें हैं. एंड फॉर दिस टू हैपन, Parliament has made several acts for the several organizations such as
आर्मी एक्ट वॉज मेड इन 1950 टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ आर्मी। तो यहाँ पे कई सारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे क्लियर कट प्रोविजंस में बताया गया है कि इट हैज़ टू बी टेकन आउट, इसको निकाला जा सकता है, ब्रोगेट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देन फॉर द नेवी इट इज़ द नेवी एक्ट 1950 एंड for the air force it is 1950. You find that all the three forces, army, navy and air force, all enacted in 1950. ये तीनों एक्ट 1950 में बने बिकॉज उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन आया था एंड मिलिट्री का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक ही साल में 1950 में ही इन तीनों का एक्ट बना था एंड दे आर समहाउ सिमिलर, मतलब देर आर माइन्यूट डिफरेंसेस डेफिनेटली बट समहाउ दे आर इन लाइन, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोविजंस मिलते जुलते हैं। पुलिस फोर्सेस के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 एंड BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट भी आया था एंड सो ऑन। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है, किसी भी आर्म फोर्सेज में आप हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है स्पीचेस को, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एज ए सिटीजन यू कैन express yourself, you can express through speech, you can even express through writing, even by painting also. There are a lot of painters such as one of his name is Unni Krishnan somehow paint in newspapers. You might have heard about him. He has painted basically for his expression only. वो चाहते हैं कि अपने आप को express करें, so this is one of the kind of means available to express देयर थॉट। तो पेंटिंग भी एक एक्सप्रेशन माना जाता है। खैर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो राइट टू स्पीच इज समहाउ रिस्ट्रिक्टेड एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आर डेफिनेटली नॉट अलाउड बिकॉज you are working in suppose any military organization and you want to form an association and then you will demand your rights etc. So that is why it is not allowed because already you are working as a unity, as a team, as a team for the nation. और वहाँ पे आप एसोसिएशन बनाने का सोचो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, राइट टू बी द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस नो नॉट पॉसिबल, पॉलिटिकल एसोसिएशन नॉट पॉसिबल and right to communicate with press, this is also not allowed. Armed forces personals are not allowed to directly communicate with the press until unless it is authorized, they are representative of their organization. अगर वो है representative then only they can communicate, otherwise they are not allowed to communicate with the press directly. Next right is to which somehow restricted and abrogated are right to attend public meetings. पब्लिक मीटिंग्स जहाँ भी होती है वी आर नॉट अलाउड एज ए डिफेंस पर्सनल एंड डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर सकते। एंड आर्म फोर्सेस नॉट ओनली इंक्लूड्स द पर्सनल ऑफ कॉम्बैट मेंबर्स, कॉम्बैट मतलब कि जो लड़ाकू होते हैं जैसे कि सिपाही होते हैं, ऑफिसर्स, ये सब जो होते हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि आर्म फोर्सेस में माने जाते हैं, उनके भी राइट्स एब्रोगेट होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं। दे आर बार्बर्स जो बाल काटते हैं, दे आर कारपेंटर्स जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं एंड लकड़ी का काम करते हैं। देन मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स, दे ऑल एंड अदर नॉन कॉम्बैटेंट मेंबर जो लड़ाई पे नहीं जाते हैं, उन सभी मेंबर्स का भी राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है। एंड कोर्ट मार्शल की एक प्रोविज़न है बेसिकली, इनका जो कोर्ट मार्शल किया जाता है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में या फिर आर्म फोर्सेस में। आपने सुना होगा कि सो एंड सो बंदे का कोर्ट मार्शल हुआ। तो कोर्ट मार्शल क्या, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल, एक कोर्ट की तरह काम करता है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द जुडिशरी जैसे होती है वैसी नहीं है। ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये अपने मैटर्स में डील करती हैं, इनका अपना प्रोविज़न होता है एंड मिलिट्री लॉ के द्वारा ये इस्टेब्लिश की जाती है। तो ये जो कोर्ट मार्शल है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, दे आर आउट ऑफ द रीच, दे आर नॉट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये बाहर है इसीलिए, बिकॉज अगर इनके ऊपर रिट जुरिडिक्शन आएगा तो कोई भी बंदा इन कोर्ट्स के डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला जाएगा, कोई भी डिफेंस पर्सनल सपोज। इसलिए इनको जो रिट जुरिडिक्शन है, जिसका क्लास में प्रीवियस वीडियो में लिया था, इससे ये बाहर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। एनीवे, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है एक टेबल है, नेक्स्ट हम टेबल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो
कंपैरिजन है, कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में। एक तो मार्शल लॉ लगता है जब बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो मिलिट्री रूल जिसको कहते हैं सीधा लगा देती है सरकार, जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आम पुलिस या फिर जो प्रशासन के द्वारा नहीं संभाला जाता है, तो मिलिट्री खुद टेक ओवर करती है और अपने हिसाब से अपने लेवल से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को फिर से इस्टेब्लिश करती है। तो ये मार्शल लॉ होता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में अंतर है। सम पीपल डू कंफ्यूज विद मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी, तो ऐसा नहीं है। फॉर दिस कन्फ्यूज़न, टू क्लैरिफाई दिस कन्फ्यूज़न, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जानें कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर होता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन द प्रोविजंस ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो मार्शल लॉ में जो पहला प्रोविज़न है वो है इट अफेक्ट्स ओनली फंडामेंटल राइट्स। तो मार्शल लॉ जो है वो आपके बस फंडामेंटल राइट्स को ही, इंसानों के फंडामेंटल राइट्स से ही को ही अफेक्ट करता है। जैसे जब मिलिट्री रूल लगती है, जैसे कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, जहाँ पे आपने सुना होगा कि कई बार एक महिला थी मणिपुर में, वो डिमांड कर रही थी कि इनको हटाना चाहिए और कई सालों से फास्ट पे बैठी हुई थी। और मैं चाहूँगा कि आप उस महिला का नाम बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड बाद में उन्होंने शादी भी कर ली है एंड कहीं ना कहीं अब पॉलिटिक्स से भी जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आजकल उनका नाम नहीं आ रहा है सामने। बहुत ही फेमस नाम है उनका। आप बताना कि उन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट किया था ये आमरण अनशन, उन्होंने फूड त्याग दिया था और वो बस जूसेस वगैरह ज़बरदस्ती डॉक्टर दे रहे थे, उसी में जी रही थी। उनका नाम आप मुझे बताना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ओनली ह्यूमन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अफेक्ट करता है, उसको एब्रोगेट करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। बट जो नेशनल इमरजेंसी है, इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो स्टेट का जो शासन है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डायरेक्टली सेंटर ले लेता है एंड डायरेक्ट सेंटर के अंडर आ जाती है स्टेट। तो सम हाउ इट बेसिकली क्या मतलब मेजर तौर पे सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन को ये अफेक्ट करता है। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है उसको भी अफेक्ट करता है। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना पैसा जाना चाहिए, जो रेवेन्यू है कितना मिलना चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स में ऑल्सो एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर्स भी अफेक्ट होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। एंड जो पार्लियामेंट का टेन्योर है नेशनल इमरजेंसी की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है, कई बार हुआ है ऐसा। हालांकि इसके लिए बृहद प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में देन वी विल डिस्कस। बट यहाँ पे मैं बताना यही चाहता हूँ कि these both terms, martial law and national emergency, it's absolutely different। and कैसे अफेक्ट होता है, कैसे क्या किस फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, कैसे करता है। नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या राइट्स अफेक्ट होती है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी क्या अफेक्ट होता है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है मार्शल लॉ में वो है इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। तो बेसिकली ये मार्शल लॉ जब लगता है तो सरकार, चूँकि आर्मी को इन्होंने अपना सब कुछ दे रखा होता है कि भाई वी आर अनेबल, इसमें गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर देती है कि वी आर अनेबल टू कंट्रोल सच सिनेरियो। कोई भी हो सकता है, सिविल कोई रिबेल टाइप का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को कोई मान नहीं रहा है तो मिलिट्री आती है सामने और मिलिट्री टेक ओवर करती है। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट को कोई नहीं मानता है, तो इस समय जब मार्शल लॉ लगता है तो आर्मी अपने हिसाब से डील करती है, आर्मी डिसाइड करती है किसको पकड़ना है, किसको सज़ा देनी है, क्या करना है, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है जो नेशनल इमरजेंसी में जो प्रोविज़न है वो है इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। तो नेशनल इमरजेंसी लगी रहती है एंड जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स होती है वो भी चलती हैं एंड गवर्नमेंट भी अपना काम करती है। बट ये ट्राई करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म करें और जो रिलेशन है वो अफेक्ट तो होता ही हो, पता ही है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मार्शल लॉ से रिलेटेड है वो इट इज़ imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason। So I explained you already कि जब भी कुछ ब्रेकडाउन होता है लॉ और ऑर्डर, कोई मतलब प्रॉब्लम आती है मेजर, जो आम प्रावधानों के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, गवर्नमेंट चलनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो प्रोविजंस है उसको लोग नहीं मानते, कई बार इसका ब्रेकडाउन हो जाता है
जैसे कि कई बार जम्मू एंड कश्मीर में पहले, जब अभी तो खैर उनके स्पेशल राइट्स को ख़त्म, जो स्पेशल प्रोविज़न था जे का 370 ख़त्म ही हो गया अभी तो। पहले क्या था, AFP आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पे था, तो इसलिए था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे बिगड़ा रहता था, टेररिस्ट अटैक होते थे, लोग पत्थरबाजी करते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। वो बात अलग है कि वहाँ पे कुछ और अलग प्रॉब्लम है, उसको हम वैसे डिस्कस नहीं करेंगे। जब कोई मुद्दा आएगा तो डेफिनेटली वी विल कम विद द फैक्ट्स कि मतलब कितना सही है कितना गलत है। बट हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग द मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आपको पता चला। नेशनल इमरजेंसी में इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन द 3 ग्राउंड्स, जैसे कि वार, लड़ाई हो जाती है किसी भी कंट्री के साथ, मान लीजिए भारत की लड़ाई हो गई, लेट्स से चाइना या पाकिस्तान। एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, मान लीजिए एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, अंदर ही लोग हथियार उठा लिए, तो ऐसे केस में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है। देन चौथा प्रोविज़न है जो मार्शल लॉ का, वो है इट इज़ इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री। तो होल पार्ट में नहीं लगता है ये। जब भी आप याद रखना मार्शल लॉ लगता है तो जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं सर्जिकल टाइप, मतलब एक जैसे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में घाव हो गई, उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं, ये भी सर्जिकल टाइप है ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, देश में कहीं भी किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, उस जगह पे मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये या तो पूरे कंट्री में लगती है या फिर किसी पार्ट पे भी लग सकती है, तो दोनों में नेशनल इमरजेंसी। देखिए मार्शल लॉ पूरी कंट्री में नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, बट नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी लग सकता है और किसी पर्टिकुलर कंट्री के पार्ट में भी लग सकता है। नेक्स्ट है मार्शल लॉ से रिलेटेड प्रोविज़न, इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो वी ऑफन सी ऑकरेंस ऑफ मार्शल लॉ जब लगता है, कई बार देखा है हमने, कई जगह पे लगा हुआ है, लगता है तो बहुत बार देखते हैं, बट क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, कोई आर्टिकल है, कुछ है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया? तो आंसर है नहीं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि इधर उधर की बातों से ही हम लोग इन्फ्रेंस निकालते हैं, वो आगे आपको मिल जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है मार्शल लॉ के लिए। बट अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो इट हैज़ स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक भी है एंड डिटेल में भी लिखा हुआ है कि कैसे क्या होगा जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो ये सारी बातें हैं। नाउ वी विल डिस्कस मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में अंतर है, और वो क्या है हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे कि मार्शल लॉ होता क्या है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे, इसका रिलेशन कैसे बनता है। तो देखिए आर्टिकल 34 आप ध्यान रखो हमेशा, आर्टिकल 34 है ये, जो कि बताता है कि मार्शल लॉ में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन लगता है वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स आपके फंडामेंटल राइट्स पे। एंड आर्टिकल 34 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। एम्पावर करना मतलब पार्लियामेंट को ये अनुमति देना, एम्पावर करता है कि इंडेमनीफाई करे एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाई हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। तो इंडेमनीफाई का मतलब क्या है, मतलब इंडेमनीफाई इज इक्वल टू प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, मतलब इंडेमनिटी मिलती है उसको, एक इम्यूनिटी की तरह मिल जाती है कि वो कुछ भी करेगा तो सरकार उस गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्ट करेगी। मान लीजिए मार्शल लॉ लगा है और कोई अधिकारी को इतना पावर ही नहीं है कि कुछ भी कर सके, तो वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। बट यहाँ पे कुछ भी करने का जो मतलब है वो एथिक्स से जुड़ी है। अब कुछ भी करने का मतलब कि किसी को सीधा बिना गलती के गोली नहीं मार देना होता है। अगर किसी बंदे की ट्रेनिंग अच्छे से हुई है, उसमें एथिक्स है, उसमें सोच विचार करने की मानवता है, उसमें चीज़ों को कैलकुलेट करने का पावर है, उसमें कंसाइंस है, तो गलत काम नहीं करेगा। लेकिन सरकार की तरफ से इंडेमनीफाई है, वो उसको कुछ नहीं होगा अगर कुछ भी करता है। तो देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है, इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट, क्या वैलिडेट करेगी, जो भी एक्शन होगा इस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है और काम कर रहा है वो मार्शल लॉ के अंदर और रीस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, पार्लियामेंट के पास पावर है उसकी वैलिडिटी निकालने की, उसने जो भी किया है वो वैलिड है कि नहीं।
ये पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट ने ही उसको डिप्लॉय किया है। तो कई बार ऐसा आप सोच सकते हो कि फेवर कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन अगेन हर चीज़ को आप ऐसे नहीं सोच सकते। पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि किसी को फेवर करना, बट होती हैं चीज़ें। किसी का ये काम नहीं है करप्शन करना, अच्छी बात नहीं है करप्शन, बट लोग करते हैं, तो ऐसे सोच सकते हो आप। ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल लॉ का, ये कहाँ से हमने लिया है? तो वी हैव बेसिकली बोरोड इट फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। ब्रिटेन में जो कॉमन लॉ है वहाँ से ही मार्शल लॉ हमने उठाया है। मार्शल लॉ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, मतलब इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि मार्शल लॉ होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेशली कहीं नहीं डिफाइन किया गया है, बट इसे जनरल टर्म में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आप बिल्कुल समझ लो कि मार्शल लॉ इज़ इक्वल टू मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल है ये, जहाँ पे मिलिट्री नॉर्मल गवर्नमेंट से सब कुछ ले लेती है अपने हाथों में, और जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होता है उसको रीस्टोर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जब मार्शल लॉ लगता है तो सस्पेंशन हो जाता है ऑर्डिनरी लॉ का। गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं जिससे कि वो डे टू डे काम करती है, अपना नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, वो ख़त्म हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, और मिलिट्री ट्रिब्यूनल काफ़ी एक्टिव हो जाता है उस समय। मिलिट्री ट्रिब्यूनल डिसीजंस देता है, गवर्नमेंट की तरह काम करने लगते हैं, मतलब मिलिट्री के लोग ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनरी लॉ है वो सब ख़त्म हो जाता है। कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। हालांकि कहीं ना कहीं एक्सिक्यूटिव ऑथराइजेज द एक्सिक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। तो देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि किस प्रोविज़न के द्वारा, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चूँकि लिखा ही नहीं गया है मार्शल लॉ के बारे में, कोई डिफिनीशन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि मार्शल लॉ कब लगेगा, कैसे लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिकल 34 ऑथराइज करता है, आर्टिकल 34 ऑथराइज करता है एक्सिक्यूटिव को। एक्सिक्यूटिव कौन होते हैं? जो लोग सरकार चला रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार, तो ये एक्सिक्यूटिव है। प्रेसिडेंट एक्सिक्यूटिव के पार्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी एक्सिक्यूटिव के पार्ट हैं, ये सब एक्सिक्यूटिव हैं, ठीक है। तो ये लोगों को ऑथराइज करता है ये एक्ट कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं मार्शल लॉ। तो देखिए यहाँ पे एक्सिक्यूटिव को ज़्यादा पावर है मार्शल लॉ डिक्लेयर करने के लिए। अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सच एज वार, इन्वेशन, इंसरेक्शन, रिवेलियन, राइट्स और एनी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ, तो ये सब कारण है जिसके वजह से एक्सिक्यूटिव चाहे तो इन सब ग्राउंड पे मार्शल लॉ लगा सकती है। मिलिट्री ऑथराइजेज अथॉरिटीज़ वेस्टेड विद एबनॉर्मल पावर्स, तो मिलिट्री के जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो वहाँ पे काम करती हैं, मिलिट्री में जो पावरफुल लोग होते हैं उनको एबनॉर्मल पावर, एबनॉर्मल से मतलब है कि बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू करेक्ट द बेसिकली प्रॉब्लम जो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो मार्शल लॉ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ऐसा नहीं है कि जब जो हैबियस कॉर्पस है रिट वो फेल हो जाता है तभी मार्शल लॉ लगेगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। देन डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, तो जैसे ये डिफरेंस तो पिछले स्लाइड में ही मैंने बता दिया कि नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी का पूरा प्रोविज़न डिटेल में लिखा गया है आर्टिकल 352 में कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये डिफरेंट है। मार्शल लॉ इज़ नॉट सिमिलर टू द नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले स्लाइड में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था। नाउ वी विल डिस्कस सम फंडामेंटल राइट्स इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कैसे करती हैं वो, उसमें आर्टिकल 35 में है। आर्टिकल 35 पावर देता है टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट को कुछ पावर देता है कि वो कुछ लॉ बना सके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ये इसलिए ओनली पार्लियामेंट को दिया गया, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं है। पार्लियामेंट को ओनली इसलिए पावर दिया गया है ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए। मतलब अगर स्टेट को भी पावर दे दिया गया तो स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना देगी इफ़ेक्ट करने के लिए बेसिकली फंडामेंटल राइट को, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। पूरे देश में
यूनिफॉर्म कुछ इफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स बने, उसके लिए पार्लियामेंट को ही पावर है। तो इस वजह से पार्लियामेंट कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब किया है पार्लियामेंट ने रेसिडेंस किसी किसी स्टेट में एज ए ग्राउंड फॉर सर्टेन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सर्विसेज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेट में रेसिडेंस एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में प्रेजेंटली है, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। नेक्स्ट है एम्पावरिंग कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स। ये पार्लियामेंट ही है जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा बाकी जो कोर्ट है उनको भी एम्पावर कर सकता है। हालांकि आज तक नहीं हुआ है कि वो लोग भी डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट जारी करें, हर तरीके के रिट, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, ये सारे रिट्स वो भी जारी कर सकते हैं। बट आज तक लिटरल टर्म में आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट को ये पावर दिया हो, आज तक नहीं हुआ है। देन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्टिंग एंड एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा। ये प्रोविज़न 33 में है। तो पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने बताया था शुरू में ही कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कैसे एब्रोगेट करती है सरकार, किया जा सकता है। तो ये लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। डेफिनेटली आर्टिकल 33 में प्रोविज़न है। देन पार्लियामेंट अगेन इंडेमनीफाई करती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या फिर किसी भी पर्सन को जब मार्शल लॉ लगता है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था आर्टिकल 34 में। देन ये प्रिस्क्राइब करने का पावर है पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज अंडर फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 में। इसके लिए जो ऑफेंस होता है वो उसको पनिशमेंट देने के लिए एक्ट बनाने का पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है। एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड अबव इज टू कंटिन्यू इन फोर्स। तो मान लीजिए कोई भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1950 में बना, उसके बाद जो लॉ चल रही हैं, जो ये ऊपर की जो मैंने प्रोविजंस बनाई हैं, इनसे रिलेटेड जो लॉ चल रही है यहाँ से लेकर, मान लीजिए पावर टू मेक लॉज, ये सब इनके रिलेटेड जो लॉ चल रही हैं वो तब तक चलेंगी जब तक पार्लियामेंट चाहता है। जब पार्लियामेंट चाहे तो इनको अमेंड कर सकता है, इनको एक्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, एक्ट को चेंज कर सकता है पार्लियामेंट जब भी चाहे तब। देन आर्टिकल 35 एक्सटेंड्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मेंबर्स मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। जो ऊपर के जो बातें बताई इन्हीं पे वो लॉ को बना सकता है। अगर ये मैटर्स जो है इवन स्टेट लिस्ट में है तब भी पार्लियामेंट ही इस पे लॉ बनाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट वाले लोग बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इस पे लॉ जो बनाने का पावर है वो पार्लियामेंट का ही। तो ये सारी बातें थी इस क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।